हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी का पहला चैप्टर का आंसर की देखेंगे लोग। जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे लोग। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पहला पॉइंट बोल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, एक निबंध है। देखिए ये पूछा जाता है कि मान लीजिए चैप्टर का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये क्या है। तो ये क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है वो एक निबंध है जिसके लेखक जो है वो हैं भीमराव अंबेडकर। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। अब देखिए भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? MP के महू जगह पर हुआ था। यानी महू एक जगह था जो MP में पड़ता है, वहीं पे भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा है वो जाति के क्या थे? जाति के महार जाति के थे, यानी डोम जाति के। नेक्स्ट उनके पिता का नाम, यानी भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम जो था रामजी इकबाल था। रामजी इकबाल। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला बोल रहा है माता का नाम, यानी भीमराव अंबेडकर जी का माता का नाम था भीमाबाई, पिता का नाम तो रामजी इकबाल था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में MP में हुआ था और वो जाति से क्या थे? डोम जाति के थे, यानी महार जाति के। अब उनका विवाह हुआ था 1906 ईस्वी में। किसके साथ? तो रामाबाई के साथ। भीमाबाई उनके माँ का नाम था और रामाबाई उनकी पत्नी का नाम था। अब देखिए 1906 में इनकी विवाह हो गया था, लेकिन 1907 में इन्होंने क्या किया? मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। तो मैट्रिक पास इन्होंने 1907 ईस्वी में किया, लेकिन शादी कब कर लिया? शादी 1906 ईस्वी में ही कर लिया था। अब इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। प्रेरक का मतलब हुआ कि जिनसे ये क्या करते थे? प्रेरणा लेते थे। तो अंबेडकर जी के 3 प्रेरक व्यक्ति जो थे वो हैं बुद्ध, कबीर और ज्योति फुले। यानी बुद्ध, कबीर और ज्योति फुले उनके क्या थे? प्रेरक व्यक्ति थे। अब अगला देखते हैं। अगला बड़ा उनकी प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी थी? तो देखिए इसमें से जो प्रसिद्ध रचना है वो है द कास्ट्स इन इंडिया, हु आर दे, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट इत्यादि। यानी द कास्ट्स इन इंडिया इनका बुक है, हु आर दे, जेनेसिस एवं डेवलपमेंट इनकी रचना है, प्रसिद्ध रचना है ये, इत्यादि और भी सारी हैं। अब देखो जन्म तो 1891 ईस्वी में हो गया था, लेकिन मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई। जन्म हुआ था MP में और मृत्यु दिल्ली में हुई। अब चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो कि बुक से संबंधित क्वेश्चन है, उसको देखते हैं लोग। तो चलिए देखिए वो रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का निबंध सारांश लिखिए। नहीं, ये जो सारांश है, निबंध है, उसका सारांश लिखना है। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध के रचनाकार भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, यानी इस चैप्टर के जो रचनाकार हैं, ये जो लेखक हैं वो कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। इन्होंने इस निबंध के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराई को मिटाने का कार्य किया है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के माध्यम से लेखक ने क्या किया कि समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई हैं उसको क्या किया? मिटाने का कार्य किया। इसमें लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषक। यानी जातिवाद का पोषक के बारे में ही वो क्या करते हैं? बात करते हैं। आज के वर्तमान समय में भी लोग छुआछूत, जात पात की भेद भावना की बात करते हैं। कुछ लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप मानते हैं, जो बिल्कुल गलत है। बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं? जाति प्रथा को श्रम विभाजन, यानी श्रमिक का भी श्रम विभाजन के क्या करते हैं? का रूप मानते हैं। यानी जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन है, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन है तो लोग ऊंच नीच, अमीर गरीब की बात क्यों करते हैं? इसलिए क्या होगा? क्योंकि लोग यहाँ पे ऊंच नीच की बात करते हैं, इसलिए जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का रूप नहीं हो सकता है। नेक्स्ट
मानव का जिस जाति में जन्म होता है, मानव का जिस जाति में जन्म होता है तो वह अपने माता पिता के पेशवे के अनुसार, यानी पेशे के अनुसार, सॉरी यहाँ पे पेशवे हो गया, माता पिता के पेशे के अनुसार कार्य करता है। यानी जिस बच्चे का जन्म जिस परिवार में होगा उसका जो पेरेंट्स होंगे वो जो कार्य करते होंगे उसका बेटा पुत्र भी क्या करेगा, वही कार्य करेगा। तो ये बड़ा उसका जन्म जो है तो क्या होगा, वो अपने माता पिता के पेशे के अनुसार कार्य करता है, यानी उनके माता पिता का जो कार्य होगा वही उस कार्य को उसका बच्चा भी करेगा, चाहे उसमें उसकी रुचि हो या ना हो। अब बच्चे की रुचि से यहाँ पे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे पेरेंट्स क्या करते हैं कि पेरेंट्स अपने हिसाब से काम कराते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा भी ये करेगा, लेकिन उसमें बच्चे की रुचि होती नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा, वो हमेशा के लिए उसी पेशे से बंध जाता है। अब जैसे उनके पेरेंट्स, उस बच्चे के पेरेंट्स बोल दिए कि तुमको अब ये कार्य करना है, तो वो अब क्या करेगा, उनकी बात मानने के लिए उस काम के लिए तैयार हो जाएगा और हमेशा के लिए उसी पेशे से क्या हो जाए, बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछ रहा है अगला कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो देखिए अभी बताए थे कि लेखक जातिवाद का पोषक विडंबना की बात करते हैं। लेखक जो हैं किस विडंबना की बात करते हैं, तो जातिवाद का पोषक विडंबना की बात करते हैं और कहते हैं कि इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक और पोषक बने हुए हैं। सही बात है। जबकि विश्व के किसी समाज में जातिवाद आधारित श्रम विभाजन नहीं है। विडंबना का स्वरूप यही है कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, क्योंकि श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा का दूसरा रूप है। अब लेखक का मानना ये है कि ये जो श्रम विभाजन हो रहा है वो कैसे होना चाहिए, जातिवाद पर आधारित विभाजन नहीं होना चाहिए, यानी ये जातिवाद पर विभाजित नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है विडंबना स्वरूप का स्वरूप यही है कि कार्य कुशलता के आधार पर, हम जातिवाद पर इसका क्या हो, श्रमों का विभाजित न हो, इसका विभाजित कार्य और उसके कुशलता पे होना चाहिए। जातिवाद पे नहीं हो न होकर के कार्य कुशलता, कितना कार्य कर सकता है उसके हिसाब से उसका विभाजन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला बोल रहा है जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि आज आधुनिक समाज के लिए श्रम विभाजन जाति प्रथा का दुरूप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां कायम कीजिए। नेक्स्ट बोल रहा है जातिवाद के पक्ष में भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जन्म जिस जाति में होता है तो वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसकी रुचि हो या ना हो, जिसके कारण वह अपने देश का क्या विकास नहीं कर पाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य रुचि पर आधारित नहीं है। व्यक्ति रुचि तथा अपनी क्षमता के अनुसार अपना पेशा तथा कार्य का चुनाव नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था केवल माता पिता के सामाजिक स्तर का ही ध्यान रखती है।
नेक्स्ट बोल रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, वो बताना है। यहाँ पे बनी हुई होगा तो देखिए, जाति तथा मनुष्य, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है, उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशा में भी अचानक परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को पेशा बदलना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। चलिए अगला देखते हैं लोग। अगला बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, ये बताना है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि इस प्रथा में व्यक्ति अपनी रुचि तथा क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है। व्यक्ति स्वेच्छा यानी स्वयं की इच्छा से दूसरा कोई पेशा नहीं कर सकता है। अतः अरुचि तथा विवशतावश काम करने के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता घटने लगती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है। यानी जब मनुष्य जो होगा अपने मन अनुसार काम नहीं करेगा तो उसका जो कार्य क्षमता होता है वो क्या होगा, घटने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, आर्थिक, जिसके कारण जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से हानिकारक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला बोल रहा है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो देखिए, लेखक ने पाठ में जिन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में वर्णन किया है वो निम्नलिखित है। जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है, यह श्रमिकों में भेदभाव पैदा करती है। इस विभाजन से ऊंच नीच का भेद उत्पन्न होता है, जिससे सामाजिक एकता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसमें व्यक्ति को पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है, अतः व्यक्ति कभी कभी भूखे मरने के लिए विवश होना पड़ता है। इसलिए इन कार्यों को व्यक्ति मजबूरी में करते हैं। और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बड़ा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अंबेडकर ने समाज में स्वतंत्रता, सत्ता और भाईचारे की भावना को आवश्यक माना है। उनका मानना था कि ऐसे ही समाज में सबके कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है, सभी एक दूसरे की रक्षा के प्रति सजग रहते हैं। उनका यह भी मानना था कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करेंगे तो दूध पानी के मेल की भांति हमारा आपसी भाईचारा बना रहेगा। तो चलिए, ये था हिंदी का पहला चैप्टर जिसका हम आंसर की देखे लोग, और दूसरा चैप्टर भी बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।